नमस्कार, खबर विज़न देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है अजय जैन। सबसे पहले मैं अजय जैन के बारे में आपको एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। दरअसल अजय जैन पेशे से एक्टर है जिन्होंने कई फिल्मों, कई वेब सीरीज, कई एडवर्टीजमेंट और इतना ही नहीं कई जो टीवी सीरियल्स हैं उनमें काम किया है। स्वागत करती हूँ अजय जी आपका हमारे इस खास शो में। नमस्कार। आप राजस्थान के जयपुर जैसी जगह से निकल के आपने अपने आप को बनाया, मुंबई जैसी जगह पर अपना नाम बनाया और कई फ़िल्में की, पाताल लोक में भी आपका रोल देखने को मिला है। ऐसे में अजय जी सबसे पहली बात जो आती है वो ये होती है कि जैसा कि आपका नाम है अजय जैन। जैन समाज में हम मुख्यतः ये देखते हैं कि यहाँ के लोग ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं या उनका खुद का कोई व्यापार होता है या जो पहले से व्यापार चल रहा था उसी को चलाते हैं, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी संभालते हैं। ऐसी चीज़ें देखने को कहीं ना कहीं मिलती है, लेकिन इस समाज से आप निकल के आपने बॉलीवुड लाइन चुनी, ऐसा क्यों? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। ये सवाल आपसे पहले भी कई लोग कर चुके हैं मुझसे अच्छा, ओके। कि जैन फैमिली के बच्चे तो बिज़नेस में जाते हैं, तो एज़ एन एक्टर ही क्यों चुना है? तो बात ऐसी है कि जब मैं छोटा-सा था, तभी मैंने एक छोटा-सा एक सपना संजोया था और उस सपने संजोने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो वो सपना संजोया ये था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्टर बनूँगा, क्योंकि जब भी मैं स्कूल में अगर मुझे छुट्टी चाहिए होती थी, है ना? तो कभी पेट में दर्द करने का बहाना मैं करता का था, कभी सर में दर्द हो रहा है और छुट्टी लेकर चला जाता था। तभी से वो एक्टिंग का कीड़ा मन में आया और सोचा कि मुझे एक्टर बनना है। और दूसरा इस फ़ील्ड में आने का सबसे बड़ा रीज़न जो है, वो एक मेरे पापा हैं और जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ, जो कि बहुत अच्छे अभिनेता हैं। अजय देवगन जी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और उन्हीं की बदौलत मैं इस इंडस्ट्री में आया। अभी आपने बताया, आपके जवाब में हमने सुना कि अजय देवगन आपके पापा है। नहीं, 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 अजय देवगन मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा तो अशोक जी जैन है ना? बट अजय देवगन से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट तो हुआ था बचपन से ही और उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था, जिसको हम कहते हैं फ़ैन। तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उन्हीं की वजह से मैंने इस लाइन को चुना है, क्योंकि एक सपना था कि मैं किसी भी तरह से मैं देवगन साहब से मिलूँ, उनके साथ में काम करूँ। भले ही चाहे मेरा कोई भी डायलॉग नहीं हो, मैं भीड़ का हिस्सा बनकर रहूँ और आज भी वो मेरी इच्छा है, अगर मुझे कोई डायलॉग नहीं भी मिलता है, बट देवगन जी के साथ में मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता है, तो बिना किसी डायलॉग के मैं उनके साथ में स्क्रीन शेयर करूँगा। अच्छा, आपने बताया कि आप उनसे कहीं न कहीं प्रेरित हुए हैं। अजय देवगन की ऐसी क्या बात आपको सबसे अच्छी लगी? ऐसा कौन-सा एक्शन, कौन-सा डायलॉग उनका सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया कि आप उनके फैन हो गए? सबसे अच्छा डायलॉग तो उनका मुझे ये पसंद आया कि ऐसा ही हूँ मैं। अब दूसरा उनकी जो आँखों में जो कशिश है ना? ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ ही उनकी आँखों की दीवानी हैं, हम जैसे लड़के भी उनके दीवाने हैं, तो बस उनसे मोहब्बत हो गई। अजय देवगन से इंस्पायर होकर ही तो आपने अपना नाम अजय नहीं रखा है। बात बिल्कुल सही पकड़ी आपने। मेरा वैसे तो नाम है चेतन प्रकाश जैन, लेकिन अजय देवगन से इंस्पायर होकर ही मैंने अपना नाम अजय जैन रखा है। इतना प्रेम। हाँ। नाइस। आपने बताया कि आपके पापा की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें आपको आगे ले जाने में और कहीं न कहीं सपोर्ट उनका पूरा रहा है। क्या भूमिका रही है उनकी? बड़ी दिलचस्प भूमिका है। हुआ ये था कि मैं बहुत छोटा था, 4th-5th क्लास में पढ़ता था मैं। तो उस ज़माने में हमारे घर में एक छोटा-सा टीवी हुआ करता था, 14 इंच का टीवी पोर्टेबल जिसको कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। तो मैं जब भी स्कूल से आता था, बिना स्कूल यूनिफ़ॉर्म चेंज किए मैं टीवी ऑन करता था और देखने लग जाता था। तो पापा हमेशा मेरे को ये कहते थे कि ज़्यादा टीवी देख लो तो तने एक दिन मैं ईटीवी में भर्ती करा दूँगा, अच्छा। है ना? तो मेरे पापा उस समय थोड़े हेल्दी थे। एक दिन मैं टीवी देख रहा था तो वो फ़िल्म थी उनकी अपने अमजद खान साहब की, जिसका बहुत ही बड़ा, बहुत ही फ़ेमस गाना है, तेरे जैसा यार कहाँ याराना। तो वो देख रहा था मैं, तो उसी बीच पापा आए और पापा ने फिर से बोला कि ज़्यादा टीवी देखेगा तो तुझे एक दिन टीवी में ही भर्ती करवा दूँगा। तो मैंने पापा को देखा, उस टीवी में जो खान साहब थे, अमजद खान साहब, उनको देखा। तो अमजद खान भी थोड़े-से हेल्दी थे, मतलब मेरे पापा से ज़्यादा हेल्दी थे और पापा उनसे थोड़े कम हेल्दी थे। तो मुझे लगा, अब छोटा-सा तो था ही, मुझे लगा कि यार इतना मोटा आदमी, इतने से टीवी में कैसे आ सकता है ना? उसी वक़्त मैंने ठान लिया कि एक दिन मैं इस टीवी के अंदर आकर बताऊँगा।
बस वहीं से वो एक सपना बिल्डअप हुआ और उस सपने के बीच में अजय देवगन आ गए और अजय देवगन से मिलने के लिए मैं इस फ़ील्ड में आ गया। अच्छा, अजय देवगन से मिलने की आप इच्छा रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो आपको मिले और कहीं न कहीं उनके साथ काम करने का आपको मौका मिले। बहुत जल्दी मिलने वाला है। अच्छा, जिस दिन उनके साथ काम करेंगे, तो सबसे पहला धन्यवाद किसको जाएगा? सबसे पहला धन्यवाद किसको जाएगा ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने वाला सवाल है कि एक तो धन्यवाद जाता है मेरे पापा को और दूसरा जाता है अजय देवगन को। तो फर्स्ट जो मेरा थैंक्स जो जाएगा, वो भगवान को जाएगा कि उन्होंने मुझे इस घर में जन्म दिया और मेरे को पापा के रूप में अशोक जी के रूप में मुझे मेरे पापा मिले और उन्होंने बोला बातों ही बातों में कि तू ज़्यादा टीवी देखेगा तो मैं तेरे को टीवी में भर्ती करवा दूँगा। वो एक मीडियम बन गया मेरी, वो लाइन एक मीडियम बन गई और फिर मैं इस फ़ील्ड में आ गया और फिर देवगन जी से अभी जब भी मिलूँगा मैं, तो उनके सामने रहूँगा ही। अच्छा, आपकी जीवनी पर हम बात कर रहे थे। तो क्या होता है ना कि एक छोटी जगह से निकल के मुंबई जैसा सफ़र तय करना बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ जाकर के सर्वाइव करना, अपने आप को दिखाना कि हाँ, मुझ में वो काबिलियत है, मैं उस स्तर तक पहुँच सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ऐसी बात नहीं है आर्टिस्ट की कमी है। लेकिन आर्टिस्ट को सही समय पर मौका मिलना या उस आर्टिस्ट की कदर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हर कोई व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता है। मुंबई में आप जब गए तो यहाँ से जयपुर की मैं बात करूँ राजस्थान से किनका सपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा मिला और किसने कहा कि ठीक है बेटा जा कर मैं तेरे साथ? बात 2009 की है। जैसे जब मैंने थिएटर जॉइन किया तब से ही मेरी फैमिली थोड़ा-सा अगेंस्ट थी कि थिएटर में क्या रखा है, कोई इनकम नहीं है, नाटक-नौटंकी है। तो उस समय मैंने जैन कम्युनिटी के साथ में भी जुड़ के मैंने कुछ काम शुरू किए थे। तो एक मेरे मौसा जी हैं तो उनके घर पे गया था और उनके छोटे भाई हैं, उनका नाम भी अजय है। अच्छा। तो वो जो अजय जी हैं, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, वहाँ पे एक्चुअली मैंने एक प्ले किया था जैन समाज से रिलेटेड। तो प्ले देखने के बाद में मैं और मैं मम्मी के साथ में गया था, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि जीजी आप इसको बॉम्बे भेजो, ये इसकी जगह जयपुर में नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि भैया मैं मुंबई जाऊँगा लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है उस वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो बोलता क्या प्रॉब्लम है तेरी? है ना? फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, तो तेरी शुरुआत होती है ₹1 से, है ना? ₹1 से तू बोलेगा और जितना पैसा चाहिए मुंबई में रहने के लिए, वो पूरा मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा। रहने के लिए तुझे घर की व्यवस्था मैं करवाऊँगा, लेकिन तू जयपुर छोड़कर मुंबई जा। तो बस उसी वक़्त मुझे लगा कि तवा गरम है, क्योंकि घर जाते ही तो उस तवे पे मम्मी की रोटी सिक जाएगी। तो क्यों ना घर पे पहुँचने से पहले मैं उस तवे पे अपनी रोटी सेक लूँ। सी और मम्मी से मैंने बात करी, मम्मी ने बोला कि बोले ठीक है, तू चला जा। मम्मी को घर पे ड्रॉप करा, सीधा स्टेशन गया, अपना टिकट बुक करवाया और फिर कुछ दिनों बाद में मैं मुंबई निकल गया था। अच्छा, मुंबई जाके सबसे पहला काम क्या मिला? सबसे पहला काम मुंबई की जब उस सरज़मीं पर मैंने कदम रखा था, तब मैंने एक कसम खाई थी। एक नहीं 2-3 कसम खाई थी कि जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा, मैं लौटकर जयपुर नहीं जाऊँगा। और एक बहुत ही नॉमिनल एक छोटा-सा अमाउंट मात्र ₹10,000 लेकर मैं मुंबई जैसे शहर में स्ट्रगल के पॉइंट ऑफ व्यू से गया था और जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा मैं घर से पैसा नहीं मँगवाऊँगा। ये मैंने कसम खाई थी और विदिन 1 मंथ में मैंने आमिर खान साहब के साथ में एक एडवर्टाइज़मेंट किया था, इनक्रेडिबल इंडिया जो कि उस टाइम पर बहुत फ़ेमस हुआ था, गवर्नमेंट का एक एड था वो। एक तरफ कोई इस देश के नाम पर कालिख लगा रहा। आप किस तरफ हैं? देश का सर झुकाने की तरफ या फ़क्र से उसे उठाने की तरफ? तो पहला काम मेरा मुंबई का वही था। सबसे पहले आपको जाते ही मुंबई में एक बड़े एक्टर आमिर खान के साथ काम करने का मौका मिला। तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि वहीं से आपको कहीं न कहीं आपकी दिशा मिल गई। बिल्कुल, और वो गान दिलवाने के पीछे भी मेरा एक जो फ्रेंड थे रूम पार्टनर अल्ताफ़ खान, अल्ताफ़ हुसैन उनका नाम है, मेरे सीनियर हैं वो, उनकी बदौलत मुझे वो एड मिला था। अच्छा, ऐसा होता है ना अजय जी, हम देखते हैं कि मेल को थोड़ा-सा दिक्कत आती है। एक्टर की मैं बात करूँ तो उनको कहीं न कहीं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जितना फीमेल्स को नहीं आती, एक्ट्रेस जल्दी सक्सेस हो जाती है। आपको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है एक स्टेगुलर आर्टिस्ट के साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके साथ में अक्सर आती है। तो और जगह-जगह ऑडिशन देते रहो, कहीं फिट होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, कहीं उनके पसंद का काम नहीं होता है, कहीं जैसा वो पैसा चाहते हैं वैसा पैसा नहीं मिलता है। तो इन सब तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, कभी भूखे भी रहना पड़ता है, कभी
दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार कुछ दिनों के लिए मैं तेरे यहाँ रह सकता हूँ क्या? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कौन-कौन सी वेब सीरीज़ आप कर चुके हैं और करने वाले हैं? क्या कुछ प्लान? मैंने अभी एक 2023 के अंदर एक बहुत बड़ी सीरीज़ आई थी सास बहू फ्लेमिंगो। उसमें मैंने नसरुद्दीन शाह साहब के साथ में स्क्रीन शेयर करी थी और उसमें मैंने उनके पिए का कैरेक्टर किया था। डिम्पल कपाड़िया जी के साथ में भी मेरे को मौका मिला था, उसमें दीपक डोबरियाल भी थे। तीनों के साथ में स्क्रीन शेयर की थी और तीनों के साथ में मतलब उनकी जो प्रेज़ेंस थी वो काफ़ी मतलब एक कुछ होता था कि वो लोग हैं यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वहाँ पर। अच्छा, पाताल लोक की मैं बात करूँ तो पाताल लोक काफ़ी फ़ेमस वेब सीरीज़ है। फर्स्ट पार्ट भी इसका एंड सेकंड भी आ चुका है। इसको बहुत सारा प्यार मिल रहा है। आपको ये पाताल लोक में काम करने का मौका कैसे मिला? पाताल लोक में काम करने का मौका 2022 के अंदर हम लोग एक इवेंट प्लान कर रहे थे सूरत के अंदर और जिसमें मेरे साथ में मेरे 2 मित्र थे, प्रीतेश माथुर और अ, आकाश मोहन। तो एक जेएसएमआर करके का वो कास्टिंग कंपनी है जयपुर में, समीर पहाड़िया उसको रन करते हैं। वो कास्टिंग बेस से कनेक्ट है। तो समीर पहाड़िया के साथ में मैंने कई बार काम किया था पहले भी, बट समीर के यहाँ से मेरे पास में उसके असिस्टेंट महेश का बार-बार कॉल आ रहा था कि जैन साहब बोलता है वो मेरे को कि जैन साहब ऐसे-ऐसे पाताल लोक का ऑडिशन हो, आप दे दो। और मैं बिज़ी था अपने इवेंट में जो सूरत में हम लोग करने वाले थे। तो मैंने कहा हाँ, ठीक है आऊँगा, हाँ, ठीक है आऊँगा, हाँ, ठीक है आऊँगा। फिर जो मेरे फ्रेंड हैं प्रीतेश माथुर और आकाश मोहन, उन्होंने कहा कि किसका फ़ोन आ रहा है बार-बार? तू रोज़ाना बोलता है हाँ आऊँगा, बोलता है ऑडिशन देने जाना है, तो जाता क्यों नहीं है? तो मैंने कहा यार वहाँ जाऊँगा 2 घंटे खर्च होंगे ज़बरदस्ती अपने को ये इवेंट भी करना है। तो फिर दोनों ने मेरे को ये कहा कि तेरा मेन मकसद क्या है इस लाइन में आने का? तू एक्टर बना है, तो क्या तू ज़िंदगी भर ये आज ये इवेंट कर लिया, आज ये नाटक कर लिया, आज ये छोटे-मोटे कामों में, छोटे-मोटे जो लालच होते हैं इनमें फँसा रहेगा? वो एम है या कुछ बड़ा कुछ करने का एम है? तो मैंने कहा चाहता तो बड़ा ही हूँ। तो बोले कि ठीक है तो फिर तू ऑडिशन देकर आ। फिर भी मैंने उनको भी नेगलेक्ट कर दिया। फिर हम लोग राजा पार्क में किसी काम से गए थे, वहाँ से फ्री हो गए। फिर आकाश ने मेरे को स्पेशली कहा कि अब आप फ्री हो गए हो तो अब चलो और ऑडिशन दो। सही है। तो मैंने ऑडिशन दिया। तो ऑडिशन दिया तो वो एक 5-6 पेज की स्क्रिप्ट पकड़ा दी और बोले कि यही पूरा ऑडिशन देना है। तो ठीक है, आधे घंटे में मैंने उसको याद किया और परफ़ॉर्म किया। 3-4 रीटेक हुए और फिर उसको किया। तो जब फाइनल टेक हुआ, तो मैं बहुत सैटिस्फाइड था उससे और जो कास्टिंग वाला जो बंदा था वो भी सैटिस्फाइड था उस ऑडिशन से। और पता नहीं दिल से आवाज़ निकली एक। वो एक होता है ना कुछ अच्छा होता है तो एक दिल से आवाज़ निकलती है। तो एक दिल से आवाज़ निकली कि यार मैं लोग हूँ इसमें। फिर मैंने उससे पूछा कौन-कौन देकर गए हैं, तो उसने सबके बारे में बताया। मैंने कहा ठीक है, हम हो सकता है मुश्किलें आएँ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी था मन में और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मैंने पाया और 2 दिन बाद ही समीर का फ़ोन आ गया कि जैन साहब आपको बधाई हो, आप लॉक हो गए हैं। तो फिर पाताल लोक में ली। इस सीरीज़ से जुड़े कुछ अनछुए पहलू भी आपके साथ होंगे, क्या आप टीवी स्क्रीन पर साझा करना चाहेंगे? ये सवाल काफ़ी इस इसका जो अनछुआ पहलू है ना वो बहुत ही मतलब मेमोरेबल कहेंगे उसको। मेरे लिए तो वो बड़ा मेमोरेबल है। शूट से 1 दिन पहले मैंने फ्लाइट मिस कर दी थी। अच्छा। हाँ, तो हुआ ये कि जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से हमारी दीमापुर की फ्लाइट थी। कोलकाता तक मैं पहुँच गया था आराम से और कोलकाता में मैंने अपनी दीमापुर की जो नेक्स्ट फ्लाइट है, वो अपनी आँखों के सामने से यूँ उड़ते हुए देखी। मैं गेट पे खड़ा था और वो उड़ उड़ रही गई। मतलब आँख लग गई थी मेरी तो मैं सो गया था तो फिर मालूम चला कि गई वो तो। तो फिर उसके बाद में जो हमारे लाइन प्रोड्यूसर थी उनको मैंने फ़ोन किया कि मैम ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो अब डर भी था, मेरे साथ में एक दूसरा आर्टिस्ट भी था जो उसमें मेरे छोटे भाई का कैरेक्टर किया है। तो हम थोड़ों को दोनों को थोड़ी-सी घबराहट भी थी। तो मैंने उसको बोला भाई तुम फ़ोन करो मैम को, नताशा को। तो वो बोला कि नहीं सर आप सीनियर हैं, आप फ़ोन करो। तो मैं ये सोच रहा था कि यार क्यों नहीं ये बंदूक मैं इसके कंधे पर रख दूँ, इसलिए मैं बार-बार कह रहा था उसको। बट लास्ट में मैंने ही उसको फ़ोन किया नताशा को और बताया कि ऐसे-ऐसे फ्लाइट मिस हो गई है। फिर थोड़ा-सा स्ट्रगल रहा, वही जो अभी मैंने ज़िक्र किया था मेरे मित्र प्रीतेश माथुर का, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा यार प्रीतेश जी फ्लाइट मिस हो गई है यहाँ से। तो फिर प्रीतेश जी ने भी मेरे को 2-4 लेक्चर सुना दिए कि यार तू बेवकूफ़ है और तू ऐसे कैसे फ्लाइट छोड़ सकता है।
तो मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने भी काफ़ी ऑनलाइन टिकट बुक करवाने की कोशिश करी, नताशा भी कर रही थी और ऑफ़लाइन हम लोग भी कर रहे थे और दिल में धड़कन भी हमारी हार्ट बीट भी तेज़ हो गई कि यार कल शूट है और कोई फ़्लाइट नहीं है, नेक्स्ट डे ही फ़्लाइट थी। बट जैसे-तैसे वो फ़्लाइट मिली हमें गुवाहाटी की और फिर हम लोग नेक्स्ट डे सुबह मेरे कॉल टाइम पर मैं पहुँच गया था वहाँ पर। अब वहाँ जाते ही जैसे ही एंटर हुए हम लोग, तो जो भी प्रोडक्शन टीम का जो भी कोई पहला बंदा हमसे टकराया, "सर आप ही की फ़्लाइट मिस हुई थी।" अच्छा। है ना? तो मैंने कहा, "हाँ।" फिर जैसे हम आके गए तो दूसरा कोई बंदा बोला, "सर आप ही की फ़्लाइट मिस हुई थी।" तो मैंने कहा, "यार ये तो क्या सबको पता है क्या यहाँ पे?" तो इतना शेम फ़ील हुआ हमको कि यार ये कैसे हम लोग इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। फिर जब सीन हुआ, तो उसके बाद में जो इमेज बनी थी कि यार ये देखो इन्होंने फ्लाइट मिस कर दी, वो सब धूमिल हो गई और एक नई इमेज थी निकल कर सामने आई। जयदीप सर जो हैं, कहते हैं कि कोई भी बड़ा एक आर्टिस्ट होता है तो अ, उसका अपना एक टेरर होता है, वो उसका ईगो होता है। लेकिन जयदीप अहलावत जी जो हैं, वो एकदम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, एकदम डाउन टू अर्थ जुड़े हुए हैं वो। जब मेरा सीन उनके साथ में होने वाला था, जो सीरीज़ में है, तो काफ़ी बड़ा सीन है वो और रिहर्सल हुई हमारी। तो जैसे मैं सामने गया रिहर्सल के दौरान तो थोड़ा हेजिटेट हो रहा था। पता नहीं मन में बहुत सारे सवाल थे कि पता नहीं मैं अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, रीटेक नहीं हो जाए। तो जब लाइनें हो गई तो मैंने उनको कहा कि सर बड़ी खुशी है कि मैंने आपके साथ में स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है, काम मिल रहा है और आप मेरे सीनियर हैं। तो पाताल लोक मैंने देखी और मैंने उनके पैर पैर छुए। इंडस्ट्री में पहले शख्स हैं जयदीप सर, डायरेक्टर को छोड़ दो, एक्टर। तो मैंने उनके पैर छुए और जैसे ही मैंने पैर छूने के लिए नीचे झुका, "अरे! भाई क्या करने लाग रहे हो?" वो हरियाणा के हैं। हरियाणवी बोले। तो मैंने बोला मैंने कहा, "सर आप मेरे सीनियर हैं। कहाँ के हो दोस्त?" तो मैंने बोला, "राजस्थान।" "कहाँ से आए हो?" "राजस्थान।" बोला, "अभी बॉम्बे से आए होंगे ना?" "नहीं सर राजस्थान से आया हूँ।" तो वो बोलते हैं कि कंधे पे हाथ रखा मेरे फिर बोले कि भाई तू राजस्थान को है और मैं हरियाणा रू हूँ। तो तू और मैं दोनों भाई-भाई हैं, पड़ोसी हैं। तो भाई फिर सीनियर और जूनियर का एक्के है ही मैं। कोई कोई सीनियर ना है और कोई जूनियर ना है। तू भी एक्टर है और मैं भी एक्टर हूँ। चल आपा दोनों फाड़ा। ऐसे करके उन्होंने मेरे को वो किया। जैसा रिएक्शन अभी आपका यूँ आया, सेम रिएक्शन मेरा भी था। बट उसी रिएक्शन के दौरान मैं उनका अपना हो गया था और मुझे लगा कि मैं इनको आज पहली बार नहीं मिल रहा हूँ। बहुत सालों से मैं इनका जानकार हूँ। तो बस सीन फिर बहुत अच्छे से निकल गया। सीनियर एक्टर जयदीप अहलावत के बारे में आपने इतना सब कुछ बताया, लेकिन हमेशा जब कभी हम उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं, तब ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है। उनका जो नेचर है वो कहीं न कहीं इगोइस्टिक होगा या बहुत ऐसा एटीट्यूड वाला होगा। नहीं, जैसा वो दिखते हैं और जैसा उनका बैकग्राउंड है अ, जाट हैं वो हरियाणा के हैं। वो उनके अंदर किसी भी तरह का कोई टेंट्रम नहीं है, किसी तरह का कोई अक्खड़पन नहीं है। वो छोटे के साथ में छोटा बन के बात करते हैं, बड़े के साथ में बड़ा बनकर बात करते हैं। जब उन्होंने मेरे से अपना नाम पूछा था कि कि दोस्त तुम्हारा क्या नाम है? मैंने बोला अजय जैन। तो उन्होंने कहा कि भाई बात ऐसी है कि साहब 2 लोगों के नाम के आगे मैक्सिमम लगता है। एक तो खान साहब और एक जैन साहब। तो जैन साहब कोई सीनियर नहीं है और कोई जूनियर नहीं है। बस, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि उनका नेचर कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है। अच्छा, शादी हो गई आपकी? क्यों आप करेंगी क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। अच्छा, परिवार के बारे में बताएँ अपने। मेरी एक बेटी है। घर में पापा हैं, मम्मी अभी कुछ साल पहले चल बसीं। पापा हैं, 2 भाई हैं, दोनों की वाइफ़ हैं और घर में हम 3 बच्चे हैं हमारे। अच्छा, आपकी बीवी को कभी ऐसा नहीं लगता कि भई मेरा पति तो एक्टर है और बॉलीवुड में इतनी बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस है, बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे सुंदर-सुंदर आते होंगे तो कहीं मेरा पति पता नहीं भ्रमित हो जाए, कभी ऐसा डर लगा है? मेरी वाइफ़ की डेथ हो गई, ओके। तो वो भी आर्टिस्ट ही थी, थिएटर से थी, लव मैरिज की थी हमने। बट कोविड के दौरान एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। ओह! सो सैड।
पाताल लोक वेब सीरीज में आपका क्या कैरेक्टर रहा है? सीनियर बाजोरिया। उसके बारे में आप साझा करें। सीनियर बाजोरिया एक नागालैंड का एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, मारवाड़ी बिज़नेसमैन है और रेड्डी साहब का कैरेक्टर है, तो उनसे मेरी एक होटल को लेकर डील चलती है, लेकिन वो डील मैं किसी वजह से तोड़ देता हूँ। हमारा ऑफर ऑलरेडी काफ़ी जनरस है और कोविड-19 के बाद से आपको मार्केट का हाल तो पता ही है। What's going on? मैम, आई ट्राइड टू स्टॉप इन। दिल्ली पुलिस से हूँ मैडम, हथराम चौधरी। हम मिले हैं वो थॉमस सर के फनल पे। और फिर वो मेरे छोटे भाई का मर्डर हो जाता है, तो एक इन्वेस्टिगेशन होती है और उस बीच में हाथीराम चौधरी बाजी उसके सामने मतलब सीनियर बाजोरिया का जो घर है वहाँ पर आते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है बाजोरिया का, क्योंकि बाजोरिया ही एक ऐसा शख्स है जो कि रेड्डी के बारे में उनको बताता है और रेड्डी जो है वो नागालैंड गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी पोजीशन का एक आदमी है। तो वहाँ से फिर नेक्स्ट पत्ते खुलने चालू होते हैं। कई मूवीज करने के बाद पाताल लोक जैसी हिट वेब सीरीज आपने की, आगे के क्या कुछ प्लानिंग्स है या कहीं से कुछ कॉल आया, कुछ चल रहा है कि आगे की आपने क्या कुछ प्लानिंग कर रखी है? हिट नहीं, सुपर हिट सीरीज़। सुपर हिट। इस समय की सबसे सुपर हिट सीरीज़ वही है, पाताल लोक। IMDb पर 9 रेटिंग चल रही है उसकी। तो आप सोच सकते हैं रेटिंग से ही कि क्या है पाताल लोक। बिल्कुल। और अभी इसके अलावा अभी अ, मार्च के अंदर हमारी एक दूसरी एक वेब सीरीज़ आने वाली है, राजस्थानी वेब सीरीज़ है जिसका नाम हुकार है। मार्च में अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, अभी ऐसा कोई अनाउंस किया नहीं गया है, बट मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल तक आ जाएगी। एक राजस्थानी OTT प्लेटफ़ॉर्म है स्टेज करके, उसके लिए वो फ़िल्म सीरीज़ बनाई गई है। उसमें मेरा एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर मैं उसमें कर रहा हूँ और काफ़ी दिलचस्प कहानी है उसकी भी। और उसके अलावा एक शॉर्ट फ़िल्म है, वो आने वाली है। और अभी इस सीरीज़ को देखने के बाद में मुंबई से 3 प्रोडक्शन हाउस से मेरे पास में कॉल आए हैं, तो बस वापस अपनी मंज़िल की ओर निकलना है। धन्यवाद अजय जी, आज आपने अपनी जीवनी याद शेयर की, अपने बारे में बताया और दर्शकों को कहीं ना कहीं मोटिवेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और हमारी जितने भी ऑडियंस हैं, उनको भी मैं शुक्रिया करूँगा कि आपने इस पॉडकास्ट को देखा और आपने मुझे एक मौका दिया अपने चैनल पर आने। एक 11 साल का बच्चा अजय देवगन से इंस्पायर्ड होकर अपना नाम जो कि चेतन प्रकाश होता है उसको बदल कर अजय जैन रख लेता है और फिल्म इंडस्ट्री में आता है और अपना नाम बनाता है, अपना परचम लहराता है, पूरे राजस्थान का नाम बनाता है और जल्द ही वो अपने मकसद में कामयाब होंगे। अजय देवगन के साथ काम करेंगे जैसा कि उन्होंने अपने जवाब में बताया। पाताल लोक जैसी वेब सीरीज जो कि सुपर हिट जा रही है, उसमें उनका मतलब रोल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस रोल को निभाया है। आगे जिस प्रकार उन्होंने कहा कि मैं इस मकसद को आगे भी लेकर जाऊंगा, राजस्थान में भी अपनी कला संस्कृति और इतना ही नहीं, राजस्थान जो कि मेरी जन्मभूमि है, यहाँ भी मैं आकर काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि हमारे एक छोटे से शहर, एक छोटी सी जगह से उठकर लोग मुंबई जैसे बड़े शहर में जाकर अपना नाम बना रहे हैं और समाज में कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। आगे भी हम ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।